इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ए रवती का लिखा हुआ द ट्रूथ अबाउट मी अ हिजरा लाइफ स्टोरी को लेकर के। ये उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है और ए रवती एक काफ़ी जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट है जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ को लेकर काम करती है। बैंगलोर बेस्ड एक एनजीओ है संगम नाम का, उसमें से वो जुड़ी हुई है। वो एक काफ़ी फेमस एक्टिविस्ट भी है और काफ़ी फेमस राइटर भी है, जिसमें कहा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ट्रांसजेंडर राइटर या फिर थर्ड सेक्स राइटर्स इन इंडियन इंग्लिश। ये उनका दूसरा नॉवल है। सबसे पहला उनका नॉवल था उनर्वम उर्वम, जिसको लूजली ट्रांसलेट किया जाता है द फीलिंग्स एंड द बॉडी कह के। उसके बाद ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल दूसरा नॉवल है द ट्रूथ अबाउट मी, जिनमें उसने अपना पूरा लाइफ स्टोरी को लिखा है और अपना दर्द, अपना स्ट्रगल्स कि एक थर्ड जेंडर को, एक सेक्सुअल माइनॉरिटी को क्या क्या सहना पड़ता है अपना फैमिली में, अपना सोसाइटी में, अपना इनर एंड आउटर लाइफ में किस किस जंजीरों से वो लोग बंधे हुए रहते हैं और किस किस परेशानियों से वो लोग को जाना पड़ता है, वो बहुत बखूबी से उन्होंने दर्शाया है और हर कोई जो भी इस नॉवल को पढ़ेगा उसको बखूबी समझ सकेगा। ओके, इसका एक्चुअल ओरिजिनल टाइटल था वेल्लाई मोजी, ठीक है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है द ट्रूथ अबाउट मी, ऐसे ट्रांसलेट किया है वी गीता। और इस नॉवल में मेनली डिस्कस किया गया है जेंडर डिस्फोरिया को। जेंडर डिस्फोरिया होता है कि अपना जेंडर को ना मानने का वजह से, एक्सेप्ट नहीं करने का वजह से जो एंग्जाइटी होता है, जो प्रॉब्लम्स आता है, जो इनसिक्योरिटीज़ आता है और उसके वजह से जो एक इम्पैक्ट, खराब इम्पैक्ट पड़ता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है, आदमी का अपना साइकोलॉजी में, बिहेवियर में, उसको कहा जाता है जेंडर डिस्फोरिया। ओके, तो ये कुछ दो चार इंपॉर्टेंट बातें था द ट्रूथ अबाउट मी ये नॉवल को लेकर के। अब आइए इसका समरी को जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तमिलनाडु का एक बहुत छोटा सा विलेज है जिसका नाम है नमक्कल। सलेम का अंदर ये आता है नमक्कल। इसी में जो हम लोग का प्रोटैगनिस्ट है दैट इज रेवती। हालांकि उनका नाम पहले रेवती तो नहीं था, पहले उनका नाम था डोराईसामी, क्योंकि वो एक एज अ बॉय वो पैदा हुई थी, ठीक है। बाद में वो खुद को गर्ल में कन्वर्ट कर ली, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो डोराईसामी उनका नाम था, ठीक है। वो फैमिली, अपने फैमिली में सबसे यंगेस्ट चाइल्ड थे, फोर्थ बॉय, ही वॉज द फोर्थ बॉय। ओके, और एक बहन थी उन लोग की और चार भाई थे, तो वो सबसे छोटे थे, 5 नंबर संतान थे। और क्योंकि परिवार का सबसे छोटा बच्चा हमेशा से ही सबका काफ़ी दुलारा होता है, तो ये भी वैसे ही थे। इनका माता पिता भाई सब इनको काफ़ी आदर सम्मान इज्जत करते थे। लेकिन है ना, इनको छोटे से ही काफ़ी एफेमिनेट टाइप के ये थे, यानी फेमिनाइन काम में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे आपका नाचना हो गया, गाना हो गया, ठीक है, खाना बनाना हो गया, हाउस होल्ड चोर्स में कुछ हेल्प कर देना हो गया, मम्मा का हाथ बटाना हो गया, ठीक है, या फिर मम्मा का ड्रेस पहनना हो गया। तो ये सब चीज़ वो छोटे से ही करते थे। हालांकि तब कोई समझता था चलो छोटा बच्चा है, थोड़ा नादानी कर ही लेता है, जब बड़ा होगा अपने से सुधर जाएगा। लेकिन जब वो बड़े हुए तब वो ये सब कोई चीज़ उनमें लक्षण कमा तो नहीं, ऊपर में ये और ज़्यादा बढ़ने लगा और उनको अंदर अंदर डोराईसामी को ये फील होने लगा कि वो एक मेल बॉडी में ट्रैप्ड है। एक्चुअली अंदर से वो एक वुमेन है, एक नारी है, एक महिला है, लेकिन उनका शरीर एक पुरुष का है। वो अंदर से महिला जैसी ही है और महिला जैसे उनका सारा चाहत है। अब इस वजह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा क्लैश उपस्थित हो गया, क्योंकि अब उनका परिवार उनका ये जो एटीट्यूड है इसको बिल्कुल अच्छे से नहीं देखता था, ठीक है। और छोटा से छोटा भी उनसे कोई भी गलती होता, गलती मतलब वहीं वो फेमिनाइन जैसा बिहेव करती थी, तो उसमें उनको फिजिकल वायलेंस के साथ ट्रीट किया जाता था। उनके जो भाई थे वो उनको क्रिकेट बैट से मारा करते थे। और बाकी जो स्कूल वगैरह वो जाते थे तो उसमें तो अलग फ्रेंड्स लोग, दोस्त लोग जो बुलिंग करते थे, ठीक है, चिढ़ाते थे, ये सब तो था ही था। खास करके अपने विलेज का स्कूल में जब वो पढ़ते थे, क्लास 5 से उनका ये और ज़्यादा दिखना, मतलब बाहर से दिखना कि ये पुरुष है लेकिन पुरुष जैसा आचरण तो कर नहीं रहे हैं, वो दिखना शुरू हुआ। अब जैसे वो जब स्कूल में जाते थे तो जो लड़की लोग थी उन लोगों के साथ कंपनी करते थे, ठीक है। फीमेल टॉयलेट में जाना प्रेफर करते थे, मेल टॉयलेट में बहुत उनको अजीब सा लगता था। तो ये सब कुछ प्रॉब्लमेटिक किस्सा उनके साथ होने लगा। अब क्या हुआ कि धीरे 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 वो समझने लगी कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और सोसाइटी जैसे चाह रहा वो मर्दानगी आचरण करी, वो उनको खुद नहीं एक्सेप्ट हो रहा, तो वो अजीब सा द्वंद्व में फंस गई। इसी बीच में एक दिन पड़ोस का गांव का कुछ लड़कों से उनका मुलाकात हुआ, वो भी होमोसेक्सुअल थे। उनसे मिल करके बातचीत करके उनको समझ में आया कि ये वो कोई एलियन नहीं है, वो भी एक इंसान है और उनका ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये अकेले का नहीं, ये प्रॉब्लम कुछ और भी, और इंसान भी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम झेलते हैं, होमोसेक्सुअलिटी होता है, दैट एग्जिस्ट्स, वो कोई अकेले कोई नायाब चीज़ नहीं है। फिर उनके उन लड़कों का ही सजेशन से उन्होंने क्या किया कि कुछ विजिटिंग थर्ड जेंडर, जिनको हम लोग हिजरा कहते हैं इंडियन नॉर्मल कोलोकियल लैंग्वेज में,
वो लोग कुछ हिजरा आए हुए थे गांव में, तो उनसे वो मिले, ठीक है। मिल करके फिर वो डिसाइड किए कि ये इन्हीं के साथ जाएंगे, ताकि कम से कम अभी जो घर में परिवार सोसाइटी की तरफ से उनको ऊपर जो प्रेशर आ रहा है कि मेल बिहेव करने के लिए, उनका अंतर अंदर का जो सत्ता है उसको, नारी सत्ता है उसको दबा दिया जा रहा, इससे तो कम से कम वो बचेंगे। इसीलिए वो डिसाइड किए कि वहीं लोग के साथ वो जाएंगे हिजरा के साथ। तब वो बस पकड़े डिंडीगुल के लिए, दिल्ली का वहाँ एक इलाका है, ठीक है। वहाँ पे बस पकड़ के सब लोग चल गए। वहाँ पे अम्मा जी रहते थे। अम्मा जी मीन्स एक हिजरा हाउस का जो एक मेंटर है, मदर फिगर जो रहता है, जो सब कोई को कंट्रोल करता है, दायित्व बांटता है, ठीक है, गार्जियन फिगर रहता है, उनके पास गए और वहाँ जाके एक हिजरा हाउस में वो भी रहने लगे। और इसके लिए उन्होंने मतलब ये बस में जाना और उधर ये सब कराने के लिए उन्होंने कुछ अपना घर से पैसे भी चोरी किया था और अपना मम्मी का ईयर रिंग भी चुराया था, ठीक है। अब वहाँ पहुँच कर के उनका जो अम्मा जी थी या जो मेंटर कह लीजिए, वो उनको मना करती है एक चीज़, कि दो चीज़ उन्होंने सबसे पहले बताया। एक है कि तुमको कास्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कास्ट्रेशन इन द सेंस मतलब मेल ऑर्गन को सर्जरी करके हटा देना, ठीक है। तो इससे वो काफ़ी खुश ही हुए एक्चुअली, जो मतलब दुराई शामी था वो काफ़ी खुश हुए कि कम से कम मुझे तो ये मेल शरीर से ही मतलब अच्छा नहीं लगता। इवन वो अपने मेल ऑर्गन को काफ़ी हेट भी करते थे कि वो तो खुद अंदर एक अंदर वुमन है ना, तो वो वुमन का शरीर चाहते थे, मेल का शरीर उनका पसंद नहीं, खास करके मेल ऑर्गन पसंद नहीं। तो कास्ट्रेशन से वो भी हैप्पीली एग्री हो गए कि चलो ठीक है, मैं भी तो यही चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुए एक्चुअली उनका, हालांकि सर्जरी में उनको काफ़ी दर्द हुआ था, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी मान ले, कम से कम अब मुझे थोड़ा तो वुमेन जैसा जीने का स्वाधीनता मिला। तो ये एक बात। और दूसरा बात था कि उनका एक और सपना था कि मैं घर शादी करके सुखी संसार करूँगी, लेकिन उनका जो अम्मा जी थी वो उनको मना कर, तो इससे उनको थोड़ा खराब तो लगा ही। अब उनका दिन काट रहा था एक सिटी से दूसरा सिटी में ट्रैवल करके, एक हिजरा हाउस से दूसरा हिजरा हाउस में ट्रैवल करके। तो इस अपने ट्रैवलिंग के दौरान, एक जगह से दूसरा जगह रहने का दौरान, उन्होंने काफ़ी हार्श रियलिटीज़ फेस किया कि कैसे एक हिजरा के साथ दूसरा हिजरा को मतलब फाइट करना पड़ता है अपना लिवलीहुड अर्न करने के लिए, अपना ज़िंदगी काटने के लिए, कि कैसे एक दूसरे से फाइट करना पड़ता है, पूरा सोसाइटी से फाइट करना पड़ता है, एक हिजरा हाउस दूसरा हिजरा हाउस से फाइट करना पड़ता है, ठीक है। और फिर अलग से जो अपना परिवार का पास नहीं रहना, सोसाइटी का ताना, ये सब तो रहता ही है। वो अपना मतलब वो पूर्ण नॉवल में ऐसा छोटा छोटा काफ़ी सारे इंस्टेंसेस दी है जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि एक हिजरा को अपना डेली लाइफ में कितना ज़्यादा अपमान, कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे वो एक वाकया का उदाहरण देती है कि एक बार वो जब जा रहे सॉरी एक बार वो जब बाहर रास्ता में निकली थी, तो उनको देख करके कुछ ऑटो ड्राइवर्स थे, वो अपने में डिस्कस कर रहे थे कि इसको देख के तो सही से, कुछ ड्राइवर बोल रहे थे कि नहीं ये लड़का है, कुछ ड्राइवर बोल रहे थे कि नहीं ये लड़की है, कि लड़की का शरीर इतना बड़ा तो हो नहीं सकता, ये ज़रूर लड़का ही होगा। तो ये इस किस्म का जो बात है ना, ठीक है, तो ये उनका एक आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ा कर देता था। वो चाहते थे कि उनको एज ए लड़की सब कोई ट्रीट करे, बट कोई उनको ट्रीट नहीं करता था, सब कोई उनको हिजरा कह के बहुत असम्मानित करता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक बार वो और बताई थी कि जो कास्ट्रेशन का बाद उनको फिर तो फीमेल टॉयलेट यूज़ करना पड़ा, यूज़ करने वो गई थी, लेकिन उस दौरान एक पुलिस वुमन थी जो फीमेल टॉयलेट में थी, उन्होंने उनको भगा दिया वहाँ से और काफ़ी बेइज्जत करके भगाया। फिर आखिरकार उस ट्रेन में 4 और हिजरा थे, उन्होंने उनको थोड़ा मदद किया इस चीज़ में। फिर उनका जीवन का एक और काफ़ी दर्दनाक अध्याय आता है जहाँ पे वो एज अ सेक्स वर्कर काम करती है। वो अपने खुद बोली भी है कि मैं ये सेक्स वर्कर काम पैसे कमाने के लिए नहीं कर रही थी, मेरे अंदर जो एक सेक्सुअल डिज़ायर था। देखिए वो अच्छा, अब उन्होंने एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि ये डोराई सामी वहाँ जब हिजरा बन करके वहाँ डिंडीगुल में रहने लगी थी अम्मा जी के वहाँ, तभी उनका नया नामकरण हुआ था रेवती, ठीक है। तो रेवती को क्या करने लगा कि वो अब जब 20 साल का उम्र में वो अटेन की, तो धीरे धीरे उनका प्यूबर्टी भी आ रहा था, जवानी भी आ रहा था, और एज अ वुमन, क्योंकि वो अपने आप अंदर अंदर तो वुमन है ना, तो उनका एक सेक्सुअल फीमेल सेक्सुअल डिज़ायर भी ग्रो कर रहा था। लेकिन उनका वो सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करने का कोई लीगलाइज वे था नहीं, क्योंकि वो मैरिज कर नहीं सकती थी, ठीक है। तो इसीलिए और कोई चारा नहीं रह के अपना सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पूरा करने के लिए वो सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन चुन ली। लेकिन इसमें भी उनको काफ़ी दर्दनाक हादसों का सामना करना पड़ा था, जहाँ पे उनको पुलिसमैन का टॉर्चर सहन करना पड़ता था, लोकल कोई भी गुंडे आते थे, उनका मतलब सेक्सुअल टॉर्चर या रेप्स भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा होता था। तो ये काफ़ी दर्दनाक घटना है, जो कुछ कुछ मतलब आप पढ़ नहीं सकोगे, इतना डिस्ट्रेसिंग है। लेकिन यही है कि जो चीज़ हम लोग सहन नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, वो एक हिजरा, एक ट्रांसजेंडर का लाइफ में डेली होता है। और सोशल ताना तो आप हटा दो, वो तो अलग चीज़ है। अब कुछ कुछ और ऐसा छोटा मोटा घटना है, जैसे
गणेश चतुर्थी के टाइम में एक टेम्पल में डांस का आयोजन किया गया था। तो क्योंकि रेवती काफ़ी खूबसूरत दिखती भी थी, तो इसीलिए उनको चूज़ किया गया कि तुम डांस परफॉर्मेंस करोगे। तो तब वो डांस परफॉर्मेंस वहाँ की, तो फिर उनको काफ़ी लोग देख के अप्रिशिएट किया, लड़के लोग उनका तरफ देख रहे थे, काफ़ी मुग्ध दृष्टि से देख रहे थे। तो ये सब देख करके रेवती को लगा कि अब तक ये क्यों नहीं मेरे साथ हो रहा था। मैं पहले भी तो अंदर से, मैं तो अभी जितना वुमेन हूँ मैं तो बराबर उतना ही वुमेन थी। तो बस मेरा एक मेल शरीर का वजह से मैं अपना जो अभी मुझे सोसाइटी जैसे कम से कम एक ही दिन के लिए से, लेकिन एज अ वुमन देख तो रहा, एज अ वुमन ट्रीट तो कर रहा। मैं तो यही तो हमेशा से चाहती थी, क्यों नहीं हुआ ये मेरे साथ। ये उनको अंदर से अंदर घुटता है। फिर एक वहाँ पे एक मुस्लिम थिएटर ऑपरेटर था बाबू नाम का, उनके साथ उनका थोड़ा देर के लिए रिलेशनशिप चला था। क्योंकि बाबू उसको अच्छे से ट्रीट करता था, अच्छे से बातचीत करता था। लेकिन हालांकि उसको वो मतलब बाबू को उन्होंने पूरा सच अपने बारे बताया नहीं था, रिजेक्शन के डर से कि इतना दिन बाद मेरी ज़िंदगी में एक थोड़ा सा भी प्यार करने वाला, अच्छे से बात करने वाला वो भी चला जाए। इसलिए वो ऐसे बोली थी कि नहीं, मेरा क्या है कि कॉन्जुगल लाइफ के लिए मैं फिट नहीं हूँ, मेरा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और मैं मतलब संतान भी धारण नहीं कर सकती। तो ये सब जानने के बाद भी बाबू ने उसको छोड़ा नहीं। उसके साथ फिर भी वो अच्छे से ही बातचीत करता था। तो ये काफ़ी खुश हुए वो जान करके, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये बात कहाँ तक पहुँच गया, ये पहुँच गया उनका घर तक। अब उनका भाई और उनके पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे इस चीज़ को लेकर के। लेकिन खैर, अब जो जिस संतान को उन लोगों ने कोई उनके साथ टाई अप ही नहीं रखा, संपर्क ही नहीं रखा, उसका खुशी में भी अब वो गुस्सा कर रहे हैं। अब यही तो है फेट, यही तो है ट्रेजेडी। तो हालांकि रेवती ने फिर एक बार कोशिश किया था कि अपना घर में जाने का, अपने परिवार में जाने का, और वो गई भी थी, परिवार से मिलने भी गई थी। लेकिन परिवार से उनको उतना कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। यहाँ तक कि रेवती ने अपना जो भी वो अर्निंग करती थी मुश्किल से, क्योंकि उनका अर्निंग का रास्ता ही क्या था, दो ही रास्ता था। एक तो वो बेक करे, या तो फिर वो ब्लेसिंग्स दे, जैसे जो लोग ब्लेसिंग्स देते हैं चाइल्ड बर्थ के टाइम में, या फिर कोई मैरिज का टाइम में दुआ देते हैं, या तो उस टाइम में, या नहीं तो सेक्स वर्क। यही तो कुछ दो तीन रास्ता है। तो यहीं सब से उन्होंने बहुत कष्ट करके कुछ पैसा जमाया था, और वो पैसा उन्होंने दिया था अपने पिताजी को कि घर बनाने के लिए। लेकिन वो जब मिलने को लिए जाते हैं तो उनका पिताजी ये उनको कह देते हैं कि कोई प्रूफ तो नहीं है कि तुमने मुझे पैसा दिया था। तो ये सुन के ना रेवती का दिल टूट जाता है। वो मतलब अब और कोई उनका भरोसा नहीं रहता कि ये मेरा परिवार मतलब मेरा और साथ देगा नहीं। तो उनका दिल फिर से चूर चूर हो जाता है। बस एक ही जगह से उनका परिवार में उनको थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है, दैट इज़ हिज सिस्टर। याद है मैंने बोला था कि पांच में सबसे यंगेस्ट थे, चार लड़के थे और एक लड़की थी सिस्टर। तो वही सिस्टर उनको थोड़ा सा सपोर्ट देती है कि नहीं चलो, उनके साथ थोड़ा सिंपथाइज करती है। यहाँ तक कि वो सिस्टर अपनी जो चाइल्ड है उसको बोलते हैं देखो ये तुम्हारा आंटी है, यानी उसको, रेवती को वो एज अ वुमन ट्रीट करती है, एज अ वुमन का मर्यादा देती है। तो ये थोड़ा रेवती खुश होती है उससे। फिर एक और घटना था कि जहाँ पे वो ड्राइविंग सीखने गई थी, ठीक है रेवती, लेकिन ड्राइविंग स्कूल में लाइसेंस पाने के लिए, लेकिन वहाँ भी उनको काफ़ी रिडिक्यूल का, काफ़ी इंसल्ट का, बेइज्जती का सामना करना पड़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ था, फिर उन्होंने आया बैंगलोर में, ठीक है। बैंगलोर में आकर के एक हिजरा हाउस था वहाँ पे आकर के उनको सबसे पहले मिला क्या, उनके अपने तीन बेटियां, बेटियां इन द सेंस जैसे उनको मिला था, उनको सबसे पहले वो डिंडी गुलाई थी तो उनको एक अम्मा जी मिली थी, अम्मा जी का भी वो बेटी जैसे थी। तो सिमिलर तरीके से यहाँ भी तीन उनको ट्रांसजेंडर ऐसा लड़की मिली, जो कि जिनका गाइडेंस वो खुद करती थी, जिनका गार्जियन वो खुद बनी, रेवती खुद बनी। इसलिए वो हमें, वो तीनों लड़की भी इनको मम्मा कह के ही पुकारती थी, और रेवती भी इन तीनों को अपना खुद का बेटी जैसे ही ट्रीट करती थी, ठीक है। इन तीनों का नाम था मयूरी, ऋतु और फमीला। इन तीनों में से भी फमीला के साथ उनका थोड़ा लगाव ज़्यादा था, और फमीला का थ्रू ही वो बाद में संगम के साथ जुड़ी थी, और बाकी एनजीओज के साथ भी उनका मतलब लेन देन हुआ था, ठीक है, उनका कनेक्शन जुड़ा था। अब एक गौर करने वाली बात ये देखिए, फमीला, ऋतु और मयूरी तीनों ही काफ़ी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे, काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और इन लोगों का काफ़ी आज़ाद ख्याल थे, ठीक है। ये लोग अपने अपने जो मेल पार्टनर्स है, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली खुद को वुमेन ही समझते हैं, और इनको देख करके वुमेन लगता भी है, ठीक है। इन लोग का ड्रेसिंग सेंस, ये लोग का काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, काफ़ी हाई एजुकेटेड है, काफ़ी रिच है। लेकिन क्योंकि ये लोग का ये जेंडर वाला प्रॉब्लम है, इसीलिए ये सोसाइटी और फैमिली को छोड़ करके अपना हिसाब से अपना रूल और लाइफ से ज़िंदगी जी रहे हैं। और रेवती भी इन लोगों को पूरा फ्रीडम जितना इन लोगों को चाहिए, जो रेवती को खुद कभी नहीं मिल सका, खुद वो जो फ्रीडम के लिए ज़िंदगी भर तड़पी, वो इनको वो देती थी, ठीक है।
अब इसी का थ्रू क्या हुआ कि उनका परिचय हुआ संगम से। संगम जो एक बेंगलुरु बेस्ड एनजीओ है जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ को लेकर काम करता है, वहाँ पे उनका परिचय हुआ। वहाँ पे वो मतलब काम भी करने लगी एक्चुअली। और ये हिजरा राइट्स का या हिजरा रिचुअल्स का खिलाफ है कि हिजरा लोग कभी कहीं पे नौकरी नहीं करता या पेड जॉब नहीं लेता, लेकिन इसको तोड़ करके सबसे पहले रेवती ली थी संगम में एक पेड जॉब। ठीक है, संगम का ही एक पेरेंटल इंस्टीट्यूशन या एक विंग कह लीजिए जो था विविधा। विविधा क्या करता था, विविधा ये जितना भी सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ है, इनको इनका क्राइसिस, इनका ज़िंदगी में कभी भी कोई आपदा आ पड़े, इनका ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आ पड़े, तो उसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट टीम गठन किया था। उसको ट्रेनिंग देता था, ठीक है, लॉज के बारे समझाता था उनको, अपना राइट्स के बारे, सिविल राइट्स के बारे समझाता था। ठीक है, क्योंकि उस दौरान क्या होता था खास करके बैंगलोर में, सिख ये जो हिजरा या ट्रांसजेंडर थे इनका साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होता था। खास करके इनको कोई लीगल हेल्प नहीं मिलता था, कोई सिविल हेल्प नहीं मिलता था। पुलिस भी इन लोगों को काफ़ी अनएथिकली हैरेस या टॉर्चर करते थे। ठीक है, ऐसा काफ़ी सारा घटना हुआ है। फिर आया रेवती का ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़, जो कि है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला था वायलेंस ऑफ वुमेन को लेकर के, जो कि ढाका में होने वाला था। उसमें बुलावा आया रेवती का कि इंडिया को रिप्रेजेंट करो तुम। वो काफ़ी खुश हो गई, लेकिन उनको सबसे बड़ा चिंता हुआ कि अब मैं जाऊंगा कैसे, कि क्योंकि तब तक इस देश में, इंडिया में, ट्रांसजेंडर के लिए कोई पासपोर्ट इशू नहीं होता था। लेकिन रेवती पूरा अपना जिद में ठान ली कि कुछ भी हो जाए मैं तो पासपोर्ट जुगाड़ करके रहूंगी और मैं जाके रहूंगी, इतना बड़ा मौका मैं गंवाने नहीं दूंगी। तो वो काफ़ी जद्दोजहद करके, इवन उनको काफ़ी हैरेसमेंट भी करना का फेस होना पड़ा। और उनको एक मेडिकल बोर्ड का सामने बिठाया गया कि मेडिकल बोर्ड उनको ट्रीटमेंट करके, ट्रीटमेंट नहीं मतलब एनालिसिस करके, अगर ये रिपोर्ट दे कि हाँ तुम वुमन हो, तभी उनको एज अ वुमन पासपोर्ट इशू किया जाएगा। तो वहाँ मेडिकल बोर्ड के सदस्य ने भी उनको काफ़ी हैरेस किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, डटी रही। और आखिरकार मेडिकल बोर्ड ने उनको सर्टिफिकेट दे ही दिया, और वो पहली, इतिहास में इंडिया में पहली ट्रांस वुमेन बनी जिनको पासपोर्ट इशू किया गया था। वो पासपोर्ट ली और वो गई कॉन्फ्रेंस में ऐड की। ठीक है, और उसी से उनका काफ़ी ख्याति भी हुआ, नाम भी हुआ। अब क्या हुआ कि इसका बाद उनका ज़िंदगी का सबसे जो बड़ा इच्छा था कि संसार करने का, वो भी पूरा हुआ। संगम के जो मेन हेड सुपीरियर थे उनके साथ उनका शादी भी हुआ, लेकिन उनका कपाल में ये सुख ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। शादी के पहले पहले तो काफ़ी उनका हस्बैंड के साथ उनका अच्छा रिश्ता था, काफ़ी रोमांटिक भी रिश्ता था, काफ़ी वो प्यार भी करते थे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता गया, उनका हस्बैंड उनसे डिसइंटरेस्टेड होते गए। ठीक है, और फिर उन्होंने यहाँ तक ये भी बोला कि तुमसे शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा गलती कर दिया, हिजरा से मुझे शादी नहीं करना चाहिए था। और इस चीज़ को रेवती सहन नहीं कर पाई। इसके बाद उनका हस्बैंड के साथ उनका काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स होता रहा, और आखिरकार 1 साल बाद उनका सेपरेशन हो गया। लेकिन संगम उनके साथ तभी भी खड़ा था। वो संगम ने उनको यहाँ तक ये भी सपोर्ट दिया कि ठीक है, तुम्हारा यहाँ संगम का ऑफिस में आके तुमको अपना हस्बैंड के साथ टेबल शेयर करने का दरकार नहीं, हम लोग तुमको एक प्रोजेक्ट दे रहे, 1 साल का एक फील्ड प्रोजेक्ट दे रहे कि ट्रांस वुमेन कुछ महिलाओं के साथ तुम बातचीत करके उनका इंटरव्यू लेके एक प्रोजेक्ट करो, 1 साल का प्रोजेक्ट दे रहे। तो तब रेवती ने यह प्रोजेक्ट लिया, और 25 ट्रांस वुमेन के 1 साल उन्होंने समय लिया, और पूरा तमिलनाडु को एज ए उन्होंने अपना वर्क साइट चुना, और तमिलनाडु में घूम घूम करके 25 ट्रांस वुमेन का, हिजरों का उन्होंने इंटरव्यू लिया, और उसके ऊपर ही उन्होंने अपना बुक निकाला था, दैट इज उर्वनम उर्वनम, जो कि ट्रांसलेट होता है द फीलिंग्स एंड द बॉडी नाम का। और उसी के बाद उनका ये जो बुक जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, द ट्रूथ अबाउट मी, ये उन्होंने ऑटोबायोग्राफी निकाला। तो ये था पूरा उनका नॉवेल का एक क्रिस्प एक सार, जिसमें उन्होंने अपना ज़िंदगी का सारा चीज़ बताया कि कैसे उन्होंने हर पल स्ट्रगल किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। आखिरकार सारा स्ट्रगल के थ्रू, सारा पेन्स का थ्रू, सारा प्रॉब्लम्स के थ्रू उन्होंने भी अपना ज़िंदगी में कामयाबी हासिल किया। और ये हम लोग को, सोसाइटी को एक शिक्षा देता है कि ट्रांसजेंडर पीपल को, वो भी ह्यूमन बीइंग्स है। यहाँ तक एक बीच में एक जगह में वो ये भी बोली है कि जो क्रिपल्ड पर्सन होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, बेगर होते हैं, उन पे भी आदमी तरस खाता है, लेकिन ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमन पे कोई तरस नहीं खाता। हिजरों को तो सब कोई बस प्रॉस्टिट्यूट, होर, नंबर 9, पोट्टाई, हिजरा ऐसे उल्टा सीधा गाली देता है। ठीक है, उनको खराब चीज़ बोलता है, उनको कोई इज्जत नहीं देता। वो लोग भी इज्जत के हकदार है। वो लोग हिजरा अपने मर्जी से नहीं बने हैं, वो लोग के साथ ऑलरेडी अन्याय हो रहा है। कहाँ सोसाइटी को उसको सपोर्ट करने का दरकार है, उल्टा सोसाइटी वो लोग को और गड्ढे में धकेल रहा। तो ये हम लोग के लिए एक अपील है कि हम लोग थोड़ा ओपन माइंडेड हो, वो लोग को भी इक्वलिटी दे, वो लोग को भी प्यार दे। दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, दे ऑल्सो हैव दैट राइट, एंड वी शुड गिव देम दैट।
ठीक है, तो ये था पूरा नॉवल का समरी। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल हिट करके रखिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए। और कोई भी चीज़ के बारे में आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए होगा, जैसे पोएम हो, कोई नॉवल, ड्रामा, कोई भी चीज़ में आपको कोई कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन करिए, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग बना करके अपलोड करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे